तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। सारे लेक्चर्स ऑनलाइन ही होने हैं। सर कब तक ऑनलाइन होगा, इसी मंथ या फिर अभी अब कोई ऑनलाइन? गाइड अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है, अभी पता पड़ेगा आपका, है ना। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के बारे में। कंक्रीट की सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हमने देख लिया था। ठीक है। वो उसका मैंने आपको वीडियो शेयर कर दिया है। अभी हम रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करते हैं इसमें। रीइंफोर्समेंट रीइंफोर्समेंट के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट वी आर हैविंग? देखो, आप लोगों ने सुना होगा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील हम यूज करते हैं जनरली। माइल्ड स्टील अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? जो अगर आपका एज पर योर डिजाइन क्राइटेरिया के हम बेसिस पे बात करेंगे, माइल्ड स्टील होता है Fe250। अगर आपको ग्रेड Fe250 दिया हुआ है तो इसका मतलब वो माइल्ड स्टील ही है। ठीक है। इसमें भी आपका ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील आता है और आपका एक हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील भी आता है। ठीक है। तो एक माइल्ड स्टील होता है। एक आपका होता है मीडियम टेंसाइल स्टील। मीडियम टेंसाइल स्टील। ठीक है। थर्ड टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में हम बात करते हैं। हमारी जो बार्स होती है वो जनरली होती है HYSD बार्स। HYSD का क्या मतलब होता है? ये होता है हाई। वाई मतलब यील्ड, हाई यील्ड स्ट्रेंथ। डी मतलब डिफॉर्म्ड बार्स। तब HYSD बार्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे आपका जो ग्रेड ऑफ स्टील होती है Fe415, Fe500। ठीक है। ये सारे आपके HYSD बार्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको मेजरली ये तीन रीइंफोर्समेंट का टाइप पता होना चाहिए। माइल्ड स्टील मतलब Fe250 अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये माइल्ड स्टील ही है। ठीक है। अगर मैंने बोला डिजाइन प्रॉब्लम में कि इफ वी आर हैविंग माइल्ड स्टील, और माइल्ड स्टील मतलब आपको ये पता होना चाहिए Fe250 की बात कर रहे हैं। HYSD बार बोला है उसने तो वो आपको ग्रेड डिफाइन करेगा, या तो Fe415 आप यूज कर रहे हो या फिर Fe500 यूज कर रहे हो। ठीक है। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में HYSD बार के अलावा आपका और भी बार्स होती है। TMT बार्स भी होती है। TMT बार्स मतलब थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, इनको हम बोलते हैं TMT बार्स। ठीक है। TMT बार्स भी आपकी जो आपकी Fe500, Fe550 भी आता है आजकल मार्केट में, Fe550। ठीक है। ये सब ऑल्सो अवेलेबल होते हैं हमारे अंदर, मार्केट के अंदर ये भी अवेलेबल है। ठीक है। थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। अब इसमें Fe बार बार बोल रहा हूँ, 415 बोल रहा हूँ, सिमिलरली Fe बोल रहा हूँ और 250 बोल रहा हूँ। तो व्हाट इज दिस Fe? Fe अगर मैं बात करता हूँ 415 की, तो ये Fe क्या है? Fe तो हो गया एक तरीके से स्टील, स्टील की बात कर रहे हैं हम। और ये 415 क्या होगा? जैसे हमने देखा था ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अंदर M20, M25, व्हाट इज दिस? M इज मिक्स एंड 20 इज व्हाट? 20 इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सिमिलरली Fe415 में भी जो नंबर शो कर रहा है वो आपका क्या शो कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। तो इट इज योर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपकी होती क्या है कि भाई ये 95% केसेस में, 95% केसेस में जो वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ होगी इस स्टील की, ये 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होगी। मतलब मैं बात करता हूँ 95% केसेस में, अगर मैं कोई ग्रेड ऑफ स्टील है मेरे पास, उसको मैं चेक करता हूँ, तो मेरे पास 95% केसेस ऐसे होंगे कि जो भी मैं टेस्ट करूँ, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। जैसे आपने क्या बोलते हो, 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, मतलब 5%। तो 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम हो सकती है स्ट्रेंथ, बट 95% केसेस में इसकी स्ट्रेंथ 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होगी। तो दिस इज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपने देखा था ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20, ये भी इसमें किसमें होती थी स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज ऑलवेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आपका हो गया Fe415 में। व्हाट इज दिस Fe? व्हाट इज दिस 415? तो 415 मैंने बोला कि इट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, मतलब 95% केसेस में इसकी जो वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ होगी, वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन व्हाट? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। So this is what your characteristic strength. So I think it is clear to all of you that what is the grade of concrete and what is the grade of steel, and how what the
grade of steel is Fe. What is Fe denotes, or what is Fe 415 in number denotes? 415 denotes. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो नाउ यील्ड स्ट्रेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है आपका? एक यील्ड स्ट्रेंथ भी होती है। यील्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्टील की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? पर्टिकुलर स्टील की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, स्टील स्ट्रेंथ ऑफ बार। बट जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, वो आपका रिप्रेजेंट करता है टेस्ट रिजल्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टील, ऑफ ग्रुप ऑफ स्टील। मतलब ये तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो रहा है वो तो पूरा ग्रुप की स्टील की स्ट्रेंथ और टेस्ट रिजल्ट को शो करेगा। आपका यील्ड स्ट्रेंथ होता है वो क्या शो करता है? पर्टिकुलर स्टील की स्ट्रेंथ को शो करता है। तो यील्ड स्ट्रेंथ हमने देखा हुआ है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं माइल्ड स्टील के लिए, तो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट होता है। दिस इज योर स्ट्रेस, दिस इज योर व्हाट? स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ से कैसा जाता है? ओ ये ओरिजिन है, यहाँ से आपका क्या होता है? लीनियर होता है कर्व। यहाँ से थोड़ा नॉन लीनियर स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से आपका अपर यील्ड पॉइंट स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका लोअर यील्ड पॉइंट आता है, यहाँ से आपका स्ट्रेन हार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है ना? यहाँ से आपका नेकिंग वाला पोर्शन स्टार्ट होता है और यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली आपका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ में यहाँ से आपका जो यील्डिंग स्टार्ट होती है, बेसिकली दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस इज योर यील्ड स्ट्रेस। सिग्मा वाई की वैल्यू होती है यहाँ पे। सिग्मा वाई से यील्ड मतलब वाई से डिनोट कर रहे हैं, स्ट्रेस मतलब सिग्मा। और यहाँ पे आपका एक पॉइंट मिलता है, व्हाट इज दिस पॉइंट भी बताएगा यहाँ पे। इस पॉइंट को क्या बोलते हो आप? सिग्मा यू, अल्टीमेट स्ट्रेस। यहाँ पे अल्टीमेट वैल्यू मिलती है माइल्ड स्टील की, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस पे यील्डिंग स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है ना? तो ये आपका था यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्टील की स्ट्रेंथ को बार का, किसी भी बार की पर्टिकुलर स्टील स्ट्रेंथ है, वो ग्रुप ऑफ स्टील की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने देखा कि भाई ग्रेड्स ऑफ स्टील में एन Fe250 है, मीडियम टेंसाइल स्टील है, HYSD बार्स हैं, TMT बार्स हैं। तो TMT बार्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो TMT बार जो होती है वो एंटी कोरोसिव कोटिंग का होता है। इस तरह जो बार है अगर आपका, तो इसकी जो कोटिंग होगी साइड की, दिस इज व्हाट? दिस इज योर एंटी कोरोसिव कोटिंग होगी, एंटी कोरोसिव कोटिंग। ठीक है, और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है, हाई स्ट्रेंथ होती है इसकी। बार्स की प्रॉपर्टी अगर मैं बात करता हूँ, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है? हाई होती है, हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, और ये काफी ज्यादा अंदर से कैसा रहता है? डक्टाइल भी रहता है। TMT बार्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें डक्टिलिटी भी मिलती है और आपका एंटी कोरोसिव कोटिंग भी होती है और हाई स्ट्रेंथ भी मिलता है आपको। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ भी होती है और हाई डक्टिलिटी भी होती है, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है मेन। दिस इज व्हाट? डक्टिलिटी भी हाई होती है, हाई स्ट्रेंथ भी मिलती है। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी? TMT बार की, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। ठीक है, नाउ हॉट रोल्ड माइल्ड स्टील भी आपने सुना होगा। एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि रीइंफोर्समेंट को स्ट्रेस करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक यील्ड पॉइंट के बाद, यील्ड पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं? रीइंफोर्समेंट को क्या करते हैं? स्ट्रेस करते हैं, जिससे कि या फिर स्ट्रेच करके कर सकते हैं या फिर ट्विस्ट करके कर सकते हैं, तो उसको अनलोड कर देते हैं, तब हमारे को कोल्ड वर्किंग प्रोसेस को हम बोलते हैं। यहाँ से मेजरली आपका डिजाइन पर्पज से तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ स्टील में रीइंफोर्समेंट के टाइप्स पता होने चाहिए, ग्रेड्स ऑफ स्टील भी बोल सकते हो आप इनको, ग्रेड्स ऑफ स्टील Fe250, 415 और 500। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका स्ट्रेसेस, जैसे हमने परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इन कंक्रीट सिग्मा CBC डिस्कस करा था पहले लेक्चर में। सिग्मा CBC, व्हाट इज दिस? परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन, ये था। इसकी हमने IS कोड में टेबल दी हुई है, इसको हम टेबल को भी देखेंगे कहाँ पे दी हुई है। सिग्मा CBC ये था किसके लिए? कंक्रीट के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं स्टील के लिए। तो स्टील में भी कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस होते हैं, परमिसिबल स्ट्रेसेस होते हैं किसमें? स्टील के अंदर। तो स्टील में भी स्ट्रेसेस, स्ट्रेसेस मतलब न्यूटन पर mm² में ही मिलेंगे मुझे। ठीक है, व्हाट वी गेट इन न्यूटन पर mm²। अब आपका जो ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करेगा परमिसिबल स्ट्रेसेस। Fe250 बार है अगर आपके पास,
मीडियम टेंसाइल स्टील बार है, मीडियम टेंसाइल स्टील बार है आपके पास, Fe415 है, HYSD बार जिसको आप बोलते हो, HYSD बार, Fe500 है जो कि आपके पास। तो इन सब की प्रॉपर्टीज की जो सिग्मा वैल्यू है, परमिसिबल स्ट्रेसेस वैल्यू दे रखी है आईएस कोड में। आईएस कोड कौन सा? IS 456/2000। ठीक है, जब भी हम डिजाइन करते हैं तो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हमारे को पता होना चाहिए, कंक्रीट के स्ट्रेसेस क्या है मैक्सिमम, और स्टील के स्ट्रेसेस क्या है मैक्सिमम। स्टील के स्ट्रेसेस कैसे पता करेंगे? टाइप्स ऑफ स्टील से, Fe415 है, 500 है, 250 है। कंक्रीट के स्ट्रेसेस कैसे पता करेंगे? ग्रेड ऑफ कंक्रीट से, M20 है, 25 है, 30 है। क्लियर? तो यहाँ से जो आपका स्ट्रेंथ दे रखी है, इसको परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील बोलते हैं। इसका मतलब मैं डिनोट करता हूँ इसको स्ट्रेसेस इन स्टील, स्टील मतलब ST, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील मतलब सिग्मा ST। मैंने यहाँ पे बोला था सिग्मा CBC, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, सी मतलब कंक्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन। ठीक है, यहाँ से आपको कंक्रीट के स्ट्रेसेस मिल जाएंगे और यहाँ से आपको सिग्मा ST मतलब स्टील के स्ट्रेसेस मिल जाएंगे। ये आपको याद कर सकते हो, अदरवाइज ये वैल्यू दे रखी है आईएस कोड के अंदर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू, टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब सिग्मा ST। ठीक है, जो आपकी इसमें दो केसेस हैं, एक आपका अगर डायमीटर ऑफ बार है अगर 20 mm से बराबर है या फिर कम है, एक केस है आपका ग्रेटर देन 20 mm है। अगर आपका जो बार डाया है, जो बार होता है ना आपका इन्फोर्समेंट का, जो डाया होते हैं अलग अलग डाया में अवेलेबल होते हैं, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 32 mm। ठीक है, तो ये कंडीशन कह रहा है कि अगर आपका बार का डाया 20 mm के बराबर है या फिर उससे कम है, अगर और Fe250 अगर आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील है, तो आपकी जो सिग्मा ST की वैल्यू होगी वो होगी 140। देन 20 mm से ज्यादा है तो ये सिग्मा ST की वैल्यू होगी Fe250 के लिए 130। सिमिलरली मीडियम टेंसाइल स्टील अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए सिग्मा ST की वैल्यू दोनों ही केसेस में क्या होगी? 190। देन Fe415 HYSD बार है आपके पास, या फिर CTD बार्स भी है यहाँ पे अगर आपके पास, कोल्ड ट्विस्टेड बार्स। एक और होता है CTD बार्स, इसका क्या नाम होता है? कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स, CTD बार्स। ठीक है, ये भी है अगर आपके पास, तो सिग्मा ST की वैल्यू क्या होगी आपकी? 230 होगी। तो आपको जनरली सिग्मा ST की वैल्यू 250 के लिए पता होना चाहिए। 20 mm से कम होगा जनरली तो 140 mm लेते हो, 140 लेते हो सॉरी, न्यूटन पर mm करना स्ट्रेसेस की वैल्यू। या फिर Fe415 के लिए दी होती है तो सिग्मा ST की वैल्यू कितनी होती है? 230 होती है। सिमिलरली अगर Fe500 दिया हुआ है तो सिग्मा ST की वैल्यू 230 नहीं लोगे आप, क्या लोगे? 275 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये 0.55% होता है, 0.55% ऑफ दिस वैल्यू ये होता है इसका। तो यहाँ से आपका कितने आ जाता है? 275 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, अगर आपको मैंने डिजाइन प्रॉब्लम दी बीम्स के लिए, तो आपको Fe500 ग्रेड ऑफ स्टील चेंज कर दिया, तो आपको चेंज क्या हो जाएगा? सिग्मा ST की वैल्यू पता होना चाहिए, 275 लेनी है मुझे। अगर आपके पास Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ है तो सिग्मा ST की वैल्यू कितना लेना है? 230 लेना है। Fe250 देता हूँ तो उसमें डायमीटर चेक करना है, 220 mm से कम है या फिर 20 mm से ज्यादा है। क्लियर? इज इट क्लियर? परमिसिबल स्ट्रेसेस इसकी टेबल आईएस कोड में दे रखी है, याद नहीं करना है बस आपको, बट पता होना चाहिए तीनों वैल्यूज। यस और नो? यस सर। यस सर। तो यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो जाता है, हमने अभी तक जो भी फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। अब मैं बात करता हूँ एनालिसिस पार्ट की, जो कि हमारे को डिजाइन के लिए यूज होना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम्स। सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन से। डिजाइन फिलोसफीज में हमने देखा था वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, अभी हम पढ़ रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है आपका मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो, ये आपका इस मेथड को, जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड को आप मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो? मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी बोलते हो, क्योंकि इसमें मॉड्यूलर रेशियो का यूज हम करते हैं। मॉड्यूलर रेशियो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 2000 जो डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं मॉड्यूलर रेशियो को। इसका मतलब क्या होता है? ये रेशियो होता है किसका? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील का
टू द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट कंक्रीट। ES अपॉन EC का रेशियो होता है, ये होता है मॉड्यूलर रेशियो। अब ES की वैल्यू फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टील आपको पता होना चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है, 2 × 10⁵ होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर। ये आपको वैल्यू पता होना चाहिए। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील किसी भी टाइप का स्टील होगा उसके लिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट हम पढ़ चुके थे, कितना आया था हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, कितना होता है बताओ? 5000 √FE अंडर रूट ठीक है। अस्सी के ठीक है ना, 5000 अंडर रूट ऑफ व्हाट, FCK। तो दिस इज योर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है। नाउ अगर मैं क्रीप के इफेक्ट को भी कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडरिंग क्रीप इफेक्ट, क्रीप इफेक्ट कंसीडर करते हैं तो हमने देखा था जो आपका मॉड्यूलर रेशियो वो कितना हो जाएगा, ES अपॉन कंसीडर मैं कर रहा हूँ क्रीप इफेक्ट को ECL। ठीक है, मतलब क्रीप इफेक्ट को लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट मैंने यूज किया है। तो ECL होता क्या है आपको पता है, 5000 अंडर रूट FCK अपॉन 1 + थीटा। व्हाट इज दिस, ECL इज इक्वल टू कितना था, 5000 रूट ऑफ FCK अपॉन 1 + थीटा होता है। थीटा क्या होता था, क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, रेशियो होता है क्रीप स्ट्रेन का अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां से अगर मैं क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर करता हूं तो मॉड्यूलर रेशियो क्या हो जाएगा, ES अपॉन ECL। तो ES मतलब क्या हो गया, 2 × 10⁵ फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टील, 2 × 10⁵, और ECL मतलब 5000 रूट ऑफ FCK, 5000 अंडर रूट ऑफ FCK अपॉन 1 + थीटा। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे लिख दूं मैं इसको 1 + थीटा। एक कंसीडर अगर मैंने कर दिया क्रीप इफेक्ट को, तो जो मेरा मॉड्यूलर रेशियो आया वो कितना आया, 2 × 10⁵ अपॉन 5000 रूट ऑफ FCK 1 + थीटा। नाउ ये तो आपका मॉड्यूलर रेशियो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है कि भाई एज डेफिनेशन इट इज द रेशियो ऑफ ES अपॉन EC। तो इसको हमने कंसीडर कर लिया क्रीप का इफेक्ट। बट जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 कहता है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो आपका मॉड्यूलर रेशियो है वो आपका इस तरह दिया जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला के द्वारा दिया जाता है, 280/3 सिग्मा CBC द्वारा कैलकुलेट करते हो आप किसको, मॉड्यूलर रेशियो को। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। ये जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड ने मॉड्यूलर रेशियो को बोला वो होता है, हम डिनोट करते हैं इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला से, दिस इज डिफाइंड एज 280/3 सिग्मा CBC। अब इसका सबका सिग्निफिकेंस सेम है, सिग्मा CBC वही है, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन, एम आपका मॉड्यूलर रेशियो है। अब सिग्मा CBC की वैल्यू आपको किस पे डिपेंड करती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। ये फर्दर डिपेंड किस पे करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे, M15 20 25 30। ठीक है, तो अब आपको सिग्मा CBC की वैल्यू आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट से देखनी है, हमने जो लिखी हुई थी पिछले में। तो मॉड्यूलर रेशियो आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, 280/3 इंटू M30 के लिए निकाल सकते हो, सिग्मा CBC की वैल्यू देख लोगे। मैं अगर बात करता हूँ ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, और यहाँ पे आपका मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यूज मैंने इसको निकाल के रख लिया है इसी फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन सा यूज करा है, मॉड्यूलर रेशियो इज 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, सिग्मा CBC की वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट से। तो M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में मान लीजिए M20 है, M25 है, M30 है, M35 है, M40 है, ये आपके ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो सिग्मा CBC की जो वैल्यूज है हमारे पास, वो कितनी होती है हमने देखा था, अगर किसी को याद हो तो मैंने बताया था M15 के लिए कितनी होगी, 5, डेढ़ का डिफरेंस होगा 7.5, IS कोड में दी हुई है। यहाँ से आपका ये 7 होगा, सॉरी 7, 5 7, यहाँ पे डेढ़ का डिफरेंस 8.5, 10, यहाँ पे 11.5, ये कितना था 13, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है बस M15 से 20। बाकी आपका सिग्मा CBC की वैल्यू है, सिग्मा CBC की वैल्यू आपको पता पड़ जाएगा
अब आप इसमें पुट कर सकते हो, मॉड्यूलर रेशियो निकाल सकते हो किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। तो आपका 280/3 सिग्मा सीबीसी, मान लो M25 है, फिर 25 के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी है? 8.5। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और ये वैल्यू आपकी मिल जाएगी यहाँ से। मैंने इसका निकाल के रख लिया है सभी का, मैं आपको लिख देता हूँ। और डायरेक्टली आपको मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट से भी याद कर सकते हो, बार बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो देखो M15 के लिए ये वैल्यू निकल के आती है 19। देन उसके बाद 13 निकल के आती है M20 के लिए, 6 का डिफरेंस है। देन 11 आता है M25 के लिए। देन M30 के लिए वैल्यू आती है 9। देन M35 के लिए वैल्यू आती है 8। देन M40 के लिए वैल्यू आती है 7। तो देखो याद क्या रखना है, 7 8 9, 10 छोड़ के 11 13 19, उल्टा M40 तक है। ठीक है, नहीं याद रख पा रहे हो कोई बात नहीं, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू नहीं याद रख पा रहे हो कोई बात नहीं, आईएस कोड में दे रखा है, देखना आना चाहिए कहाँ से देखते हैं सर वो हम देखेंगे। हाँ, सर ये तो पॉइंट में आएगा, तो उसमें पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे, होल नंबर में लेंगे कोई क्या नहीं, इसको? हमने नंबर, कोई नहीं, हमने होल नंबर में ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पॉइंट में आ रहा होगा 12 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, कितना आ रहा है? सर M30 के लिए कुछ 9.3 आ रहा था, M30 के लिए करा रहा 30 के लिए 9.3, हाँ तो मतलब क्लोजर वैल्यू लिए जो आपके एग्जैक्ट आ रही है वो लिख सकते हो आप। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है आपको होल नंबर में ही लिखना है, मैंने लिख दिया कि जनरली मैंने कैलकुलेट करके देख लिया था कि इतनी इतनी वैल्यूज आ रही है। बट आपको नहीं करना, तो आपको बस सिंपल आईएस कोड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आईएस कोड का फॉर्मूला क्या है? 280/3 सिग्मा सीबीसी। क्लियर? है। आप सर डायरेक्ट वैल्यू अपनी जो आ रही है वो वैल्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9.3 आ रहा है, 9.3 लिखो, ठीक है ना। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैं आप चेक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल एज M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो इनिशियल वैल्यू जो आपकी है वो कितनी होगी? इनिशियल वैल्यू जो M की जो कितनी होगी इनिशियल वैल्यू, अगर मैं बात करता हूँ ES/EC से, अगर मैं मॉड्यूलर रेशियो नॉर्मली निकालता हूँ ES/EC से, अभी मैंने आईएस कोड का फॉर्मूला यूज नहीं किया मॉड्यूलर रेशियो के लिए, ठीक है, इनिशियल वैल्यू। तो ES वैल्यू कितनी है आपकी? व्हाट? ES इज 2 × 10⁵ ये तो सभी ग्रेड ऑफ स्टील के लिए ये होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। EC की वैल्यू कितनी होती है? मान लो 5000 अंडर रूट ऑफ FC के, अभी मैंने लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कंसिडर, मॉड्यूलर को कंसिडर नहीं किया, ठीक है। इसको सॉल्व करो जरा, कितनी है ये वैल्यू? FCK की वैल्यू कितनी पुट करोगे इसमें M30 के लिए? 30, 2 × 10⁵ अंडर रूट ऑफ 30, कितना हुआ? इनिशियल वैल्यू विदाउट कंसीडरिंग क्रीप इफेक्ट, विदाउट कंसीडरिंग क्रीप इफेक्ट, ये वैल्यू आई है 7.3, ठीक है। क्लियर? ES/EC से मेरी वैल्यू कितनी आई है? 7.3। नाउ यस सर। मैं बोल रहा हूँ कंसीडर कर रहे हैं हम क्रीप के इफेक्ट को। नाउ कंसीडरिंग क्रीप इफेक्ट, क्रीप का इफेक्ट अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो मॉड्यूलर रेशियो निकाल लीजिए M30 के लिए कितना होता है? ES/ECL, क्या होता है? ES/what? ECL। ECL को मैं लिखता हूँ 5000 रूट ऑफ FC के अपॉन 1 + थीटा, ऊपर चला जाता है। मैं इसको लिख देता हूँ 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाई ECL इज 5000 अंडर रूट ऑफ FC के मतलब अंडर रूट ऑफ 30 इंटू 1 + what? थीटा, 1 + थीटा। थीटा की वैल्यू मैं मान लो ले रहा हूँ 1.1, थीटा की वैल्यू मान लो, मैंने आपको टेबल लिखवाई थी थीटा के लिए, थीटा के लिए टेबल लिखवाई थी कि 7 डेज 28 डेज के लिए एज ऑफ लोडिंग, नहीं लिखवाई तो यस आप लिख सर। लीजिए। एज ऑफ लोडिंग 7 यस सर, डेज लिखवाई थी। लिखवाया था ना, 28 डेज और आपका 1 ईयर। ये आपका थीटा की वैल्यू होती है डिपेंड, 7 डेज के लिए कितनी होती है 2.2, 28 डेज के लिए होती है 1.6 और 1 ईयर के लिए 1.1। तो हमने 1.1 कंसिडर करके चले हैं अगर, ठीक है, और आपका थीटा वैल्यू इज 1.1, तो आपका जो मॉड्यूलर रेशियो आया है ये अगर आप सॉल्व कर लो पूरा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 15.33, 15.33, ठीक है। मतलब मैंने बोला कि
क्रीप के इफेक्ट को M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे मैंने लगाया और मैंने देखा कि मॉड्यूलर रेशियो कितना निकला 15.33। सिमिलरली ये वैल्यू मेरी इनिशियली कितनी थी 7.3, अगर मैंने क्रीप के इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, विदाउट कंसीडरिंग क्रीप इफेक्ट। अब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं इन रिजल्ट्स को विद द हेल्प ऑफ आईएस कोड फॉर्मूला। आईएस कोड क्या कहता है मॉड्यूलर रेशियो का? सर एक 280 बार दूसरे पेज में जाना। 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबी। फिर इसमें यस, एफ की जगह आपने 30 रखा है वैल्यू में। यस, FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो M30 के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, दिस इज 30 इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, M इज मिक्स, ये हम डिस्कस कर चुके थे। एनी यस। अदर स्टूडेंट हैविंग डाउट? नो सर, क्लियर। क्लियर? यस सर। गौरव शर्मा, यस सर, डन। डन? यस। ओके, so this is what 7.3 initially without considering creep effect. This value is 7.3. Now with consideration of the creep effect, we are having value of 15.33. Now with the help of IS code formula, modular ratio is given as 280 upon 3 sigma CBC, and its value we have already calculated in this table is M30 is 9.3. Okay, so this is what 9.3. इससे हम क्या इंटरफेयर करेंगे? 9.3 आईएस कोड का फॉर्मूले से आई है 9.3। इनिशियली विदाउट कंसीडरिंग क्रीप इफेक्ट हमारी वैल्यू कितनी है? ये 7.3, दो का डिफरेंस है। और कंसीडरिंग करेंगे क्रीप इफेक्ट को, कितनी है? ये 15.33। ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो आई आपका आईएस कोड फॉर्मूला है वो आपका कंसीडर करता है क्रीप के इफेक्ट को पार्शियली। क्रीप इफेक्ट कैसा कंसीडर करता है? पार्शियली कंसीडर करता है। ओके, सो जो आपका आईएस कोड फॉर्मूला है वो क्रीप के इफेक्ट को कैसा कंसीडर करता है? पार्शियली। क्लियर हुआ? तो आपका इनिशियल कितनी थी? 7.3। 7.3 थी विदाउट कंसीडरिंग ईएस अपॉन इसी से 7.3 आया। ठीक है, क्रीप का इफेक्ट कंसीडर करा 15.33। नाउ 280 अपॉन 3 सिग्मा सी 9.3, मतलब क्रीप का इफेक्ट 7 के नजदीक नहीं है, 8 भी नहीं है, 9.3 समथिंग है। इसका मतलब कैसा है क्रीप का इफेक्ट? आईएस कोड फॉर्मूले ने कैसा यूज किया हुआ है? पार्शियली। कुछ ना कुछ तो कंसीडर किया हुआ है, मेरा मतलब यही है बताने का। क्लियर? यस यस और सर। नो? ठीक है। सर यस यस। किसी को डाउट हो तो पूछ लो कोई। नो नो? ओके, तो नाउ यूज ऑफ मॉड्यूलर रेशियो। जो हमारा मॉड्यूलर रेशियो का यूज क्या है, इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, का यूज क्या है? देखो, ये इसका यूज अच्छा है काफी, जब हम इसको स्ट्रेसेस कंक्रीट में निकालते हैं, स्ट्रेसेस इन स्टील निकालते हैं। ठीक है, अगर कंसीडर करो आपके पास ये कोई कॉलम है, ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई बार्स दिए हुए हैं कॉलम में। ठीक है, ये आपका क्या है? एरिया ऑफ स्टील है। स्टील है, ये आपका एरिया ऑफ स्टील है। और यहाँ पे क्या भरा होगा? ये स्टील के साइड में क्या भरा होगा? ये कंक्रीट होगा। ये बाकी व्हाट इज दिस? दिस इज कंक्रीट। अरे कंक्रीट होगा ना, कोई कॉलम है तो ये बार्स हैं तो बार्स की साइड साइड में कंक्रीट होगा। क्लियर? यस ठीक है, इफ आई कंसीडर वन कॉलम, ठीक है, इफ अ कॉलम इज शोन इन फिगर, इफ दिस इज फिगर वन, if a column is shown in this figure 1, in figure 1, and इस कॉलम पे एक लोड एक्ट हो रहा है P, and if this column is acting one load as P, okay, P लोड हमने एक्ट किया, तो टोटल लोड कितना होगा इस पे? टोटल लोड इस कॉलम पे कितना होगा? जो लोड ई स्टील का प्लस होगा, डेड लोड। हाँ, जो टोटल लोड स्टील का होगा प्लस टोटल लोड किसका होगा? आपका कंक्रीट का। ठीक है, ये कंक्रीट। टोटल लोड बनेगा आपका। ठीक है, अब लोड क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। लोड क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इनटू एरिया। यस और नो? यस। एक मिनट, जस्ट होल्ड। एक मिनट, 2 मिनट का समय, तो तब तक इसको रिवाइज करो।
ठीक है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, और लोड क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया, सही है। तो मैं इसको टोटल लोड को क्या लिख सकता हूँ, टोटल लोड पी है अगर मेरा, तो स्ट्रेस को मैं अगर मान लो स्मॉल पी से डिनोट कर रहा हूँ, स्ट्रेस इन स्टील इंटू स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील, प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट। ये इक्वेशन सही है या नहीं है? हेलो, यस सर, ठीक है। मैंने बोला कि टोटल लोड अगर स्टील पे और जो आपका कंक्रीट पे है वो टोटल लोड है, और लोड को आप लिखते हो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस एरिया। इंटू एरिया, तो आपने इनको स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ नहीं। सिंस योर ड्यू टू डेड लोड, ड्यू टू योर लोड, ड्यू टू लोड पी, इस पी लोड की वजह से जो आपका स्ट्रेन डेवलप होगा, जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो सेम होगा, विल बी व्हाट, विल बी सेम, किस किस में, इन बोथ योर कंक्रीट, इन बोथ कंक्रीट एंड स्टील। मतलब आपका जो स्ट्रेन लोड की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप हुआ कंक्रीट और स्टील में, वो क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इसको कह सकता हूं कि चेंज इन स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेन इन कंक्रीट। ये स्टेटमेंट के हिसाब से मैं कह सकता हूं इसको, स्टील में जो आपके स्ट्रेन है वो ही कंक्रीट में, यही लिखा है मैंने इसको, सही है या नहीं? यस। यस सर। ठीक है। नाउ स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, पी एल अपॉन ए, फॉर्मूला पढ़ा है? यस सर। यस सर। अरे यही होता है स्ट्रेन, पी एल अपॉन ए, निकल जाता है ना, स्ट्रेसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेसेस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेसेस निकल जाएगा। ठीक है, पी एल अपॉन ए, स्ट्रेस होता है पी अपॉन ए, पी अपॉन ए। हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एल अपॉन ए। तो पी एल अपॉन ए मतलब लोड तो आपका क्या है, लोड इन स्टील इंटू लेंथ तो सेम ही है, और एरिया ऑफ स्टील और ई ऑफ स्टील, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, विच इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट। स्ट्रेन इन कंक्रीट मतलब यही पी एल अपॉन ए, लोड ऑफ कंक्रीट इंटू लेंथ तो सेम ही है आपको, अपॉन एरिया ऑफ कंक्रीट इंटू ई ऑफ कंक्रीट। ठीक है, पी एल अपॉन ए, ये हो गया आपका इक्वल, स्ट्रेन इक्वल है, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये इसको मैं आपको कल मॉर्निंग में लेक्चर में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सेव कर लेता हूँ, कल फर्स्ट लेक्चर है मेरा। तो कल सर फुल डे है या हाफ डे ही पढ़ाई होगी? कल देखो मेरा फर्स्ट लेक्चर तो है भाई, है ना। ठीक है सर। जो आपका टाइम टेबल है वो दिया होगा। टाइम टेबल चेंज हुआ है क्या? सर नया वाला टाइम टेबल आपके पास हो तो भेज दीजिएगा।